हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था के गुण। संसदीय व्यवस्था का जो पहला गुण है वो विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। तो संसदीय जो व्यवस्था है उसके हम गुण देखने जा रहे हैं। उसमें पहला गुण है जो किताब के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, वो है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संसदीय व्यवस्था के अंदर अच्छा सामंजस्य होता है। तो संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका के अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र है। परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। इसमें दूसरा जो संसदीय व्यवस्था गुण है वो उत्तरदायी सरकार। तो अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने मूल एवं कार्याधिकार कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। फिर इसमें तीसरा जो गुण है संसदीय व्यवस्था का वो है निरंकुशता का प्रतिषेध। इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में नियुक्त होता है। कार्यकारी मतलब मंत्रिपरिषद जो एक समूह में नियुक्त रहती है, एक समूह टीम की तरह कार्य करती है। मंत्रिपरिषद न कि एक व्यक्ति में, सिर्फ एक व्यक्ति में नियुक्त नहीं रहती। सारी जो व्यवस्था है वो यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है। अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। प्रश्न चौथा जो गुण है संसदीय व्यवस्था का वो है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। तो वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था से तात्पर्य है कि सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया मतलब राष्ट्रपति विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि नए चुनाव के लिए वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। इस तरह डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं कि विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री है। विपक्ष का नेता क्या है? वैकल्पिक प्रधानमंत्री। क्यों? अगर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाए और सत्तारूढ़ दल है वो अपना शासन खो देती है तो विपक्षी दल है वो उसका जो नेता है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। नहीं, तो वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है। और इसमें पांचवा जो गुण है संसदीय व्यवस्था का वो है व्यापक प्रतिनिधित्व। तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। उदाहरण के लिए मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। मतलब प्रधानमंत्री ध्यान रखता है। ऐसे फिलहाल जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो किसी दल ने या फिर सभी दलों ने मिलकर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए आगे नॉमिनेट किया, उम्मीदवार बनाया। तो मतलब संसदीय व्यवस्था में ध्यान रखा जाता है कि सभी दलों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, कोई चूक ना जाए, कोई पीछा न रह जाए। माइनॉरिटी हो, आदिवासी हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जो भी है सबको प्रतिनिधित्व मिले कम से कम। तो इसका ध्यान रखा जाता है व्यापक प्रतिनिधित्व। इस पांचवा गुण है संसदीय व्यवस्था का। तो हमने 5 गुण पढ़े। संसदीय व्यवस्था का पहला गुण विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, दूसरा गुण उत्तरदायी सरकार, तीसरा गुण निरंकुशता का प्रतिषेध, चौथा गुण वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था और पांचवा गुण व्यापक प्रतिनिधित्व। हम पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था के दोष। अब हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था के दोष। तो संसदीय व्यवस्था के जो दोष हैं वो अब हम देखने जा रहे हैं। तो संसदीय व्यवस्था का जो पहला दोष है वो है अस्थिर सरकार। संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपने कार्यकाल पूरा करेगी या नहीं करेगी। मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के निर्भर होते हैं कि वे अपने कार्यकाल को नियमित रख सकें। जब तक बहुमत है तब तक संसद के सदस्यों का विश्वास प्राप्त है, तब तक तो सरकार में है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है संसद के सदस्य तो वो सरकार हट जाएगी। तो एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन बहुदलीय है।
गठन सरकार को स्थिर कर सकता है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा और आई.के. गुजराल के नेतृत्व वाली सरकारें इसका उदाहरण है। फिर नंबर 2 पे है नीतियों की निश्चितता का अभाव। क्योंकि अस्थिर सरकार है तो जब भी सरकार चेंज होगी तो अपने अपनी नीतियाँ लेकर आएंगी, तो संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालीन नीतियाँ लागू नहीं हो पाती हैं, क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की नई नीतियों को पलट दिया। ऐसा ही कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में वापस आने पर किया। फिर तीसरा जो है संसदीय व्यवस्था का दोष है वो है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। तो मंत्रिमंडल की निरंकुशता मतलब मंत्रिमंडल जब बहुमत प्राप्त होता है सरकार को तो मंत्रिमंडल एक तानाशाह की तरह कार्य कर सकता है। जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है और वह लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है। एच जे लास्की कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूरवी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी का काल भी इसका गवाह है। फिर चौथा जो कमी है, चौथी संसदीय व्यवस्था का जो चौथा दोष है वो है शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। ये कोई खास दोष नहीं है, बस हल्का सा है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ अविभाज्य होते हैं, मतलब दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, बटे हुए नहीं होते। कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। ये शक्तियों का विभाजन नहीं बल्कि शक्तियों का मेल है। तो इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है। वास्तव में ये शक्तियों का मेल है। तो और इसमें जो पांचवी जो कमी है, दोष है संसदीय व्यवस्था का, वो है अकुशल व्यक्तियों का सरकार का संचालन। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं। उसकी पसंद संसद सदस्यों द्वारा प्रतिबंधित रहती है और ब्रह्मा वहाँ प्रतिभा तक विस्तारित नहीं होती। इसके अतिरिक्त मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों एवं दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। अब हम संसदीय और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना के आधार पर उसके गुणों और दोष के आधार पर करेंगे। तो संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यकारिणी होती है, राष्ट्रपति व्यवस्था में एकल कार्यकारिणी होती है। संसदीय व्यवस्था में बहुमत दल का शासन होता है। राष्ट्रपति व्यवस्था में राष्ट्रपति एवं विधायिका पृथक रूप से निर्वाचित होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ये है संसदीय राष्ट्रीय व्यवस्था की एक टेबल दे रखी है बुक के अंदर, वो उसको आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक एकरूपता होती है और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में राजनीतिक एकरूपता नहीं होती है। संसदीय व्यवस्था में दोहरी सदस्यता होती है, राष्ट्रपति में एकल सदस्यता होती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, राष्ट्रपति व्यवस्था में राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। संसदीय व्यवस्था में निचले सदन का विघटन किया सकता है, यहाँ पे नहीं किया सकता। यहाँ पे बड़े सीनेट का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं किया सकता। संसदीय व्यवस्था में किया सकता है लोकसभा का। इसमें जो उच्च सदन है सीनेट, उसको किया सकता है, इसमें राज्यसभा को नहीं किया सकता। और इसके गुण पे आते हैं। संसदीय व्यवस्था के गुण क्या है ये आपने पढ़ लिए थे। सामंजस्य, उत्तरदायी सरकार, निरंकुशता पर रोक, व्यापक प्रतिनिधित्व। और राष्ट्रपति व्यवस्था के गुण है स्थायी सरकार, नीतियों की निश्चितता, शक्ति के विभाजन पर आधारित विशेषज्ञों द्वारा सरकार। और संसदीय व्यवस्था के दोष हैं स्थायी सरकार, नीति निश्चित नहीं, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। और राष्ट्रपति व्यवस्था का जो दोष है वो है टकराव, दोनों
दोनों अब स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो टकराव हो सकता है। गैर उत्तरदायी सरकार, सीमित प्रतिनिधित्व। तो जब हमने पढ़ लिया एक्चुअल व्यक्तिगत सरकार, भाई पीएम के पास लिमिटेड मंत्री होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, उनमें से चुनना होता है उनको। मंत्री, शिक्षा मंत्री जो भी है, उन्हीं में से चुनना होता है। तो इस कारण एक कुशल व्यक्ति द्वारा सरकार का संचालन, जबकि अमेरिका के अंदर एक ऐसी व्यवस्था भी है कि विपक्ष को, जैसे सरकार में शिक्षा मंत्री है तो विपक्ष का भी अपना शिक्षा मंत्री होगा, दोनों मिलकर बिल को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह भारत में नहीं है। तो यहाँ पे कोई नई सरकार जैसे बनती है तो अकुशल लोग होते हैं, तो साल 6 महीने तो उनको समझने में लग जाते हैं, फिर अच्छे से वर्क कर पाते हैं। या फिर अपने भारत देश के अंदर तो सारा कार्य लगभग लोग कलेक्टर वगैरह संभालते हैं, प्रशासन ही बहुत मजबूत होता है यहाँ का, उनको ही पूरा अनुभव होता है कार्यों का, और वही उन्हीं के गाइडेंस में सारे कार्य होते हैं, संसद के, प्रशासन के संबंधित सारे कार्य लगभग। सिर्फ मंत्रियों का या फिर जनता का प्रतिनिधि का कार्य इतना है जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाना और उनसे कार्य करवाना, ये बस ये कार्य होता है। बाकी कार्य तो का जो अनुभव है वो प्रशासन के पास ही है। तो अब हम नेक्स्ट बिंदु देखेंगे, संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण, कि संसदीय व्यवस्था को भारत के अंदर क्यों स्वीकार किया गया है। तो संविधान सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति के पक्ष में एक मत उभरा, लेकिन उनके जनकों ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को निम्नलिखित कारण प्रमुखता दी। तो जब संविधान सभा हुई थी तो अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था के पक्ष में भी मत थे, लेकिन कौन सा अपनाया? ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को भारत ने अपनाया। उसके क्या कारण है वो देख लेते हैं। इसमें क्या व्यवस्था में निकटता है, व्यवस्था से निकटता ऑलरेडी अस्तित्व पहले से ही, जो अंग्रेज थे यहाँ पे तब से ही अस्तित्व थी व्यवस्था, तो व्यवस्था से पहले से निकटता थी। के एम मुंशी ने तर्क दिया कि इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से देश में कुछ 40 वर्षों सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्व को शुरू कराया गया है, इससे हमारी संवैधानिक परंपरा का संसदीय बनी है। इस अनुभव के बाद हम पीछे क्यों जाना चाहिए, क्यों महान अनुभव कर दें। नंबर 2 संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता का कारण है वो है उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि स्थायित्व और उत्तरदायित्व दोनों एक साथ लाना, अब तक वर्ल्ड के अंदर ऐसी व्यवस्था होगी तो बहुत कम होगी, मोटे तौर पर नहीं आई अभी तक। या तो स्थायित्व ज़्यादा होता है तो उत्तरदायित्व कम हो जाता है, उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है तो स्थायित्व कम हो जाता है। तो दुर्भाग्य जब तक संभव नहीं हो सका कि ऐसी व्यवस्था खोजा जाए जिसमें दोनों समान स्तरों को सुनिश्चित किया जा सकता है। अमेरिकी व्यवस्था ज़्यादा स्थायित्व देती है लेकिन कम उत्तरदायित्व। दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यवस्था ज़्यादा उत्तरदायित्व देती है लेकिन कम स्थायित्व। प्रारूप संविधान ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व की अधिक वरीयता दी है। तो भारत के संविधान का प्रारूप जब डिजाइन किया गया था वहाँ पे भारत देश के अंदर उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई है। तो इसमें जो तीसरा जो स्वीकार्यता के कारण है संसदीय व्यवस्था का, वो है विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। संविधान निर्माता चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जिसमें विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव ना हो, उसे नकारा जाए, जो कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। उन्होंने सोचा कि एक प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार के इन दो घटकों के बीच संसद को और स्थायी खतरों को बहन नहीं किया सकता। वे चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो देश के चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता का चौथा कारण है भारतीय समाज की प्रकृति। भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य में सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों के लोगों के हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके, राष्ट्रीय भावनाओं को लोगों के हित बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। संसदीय व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए या इसे राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। इस बात को लेकर 1970 के दशक से देश में बहसें वाद विवाद जारी है। इस मामले पर विस्तार से स्वर्ण सिंह समिति द्वारा विचार किया गया, जिसका गठन 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया। समिति का मत था कि संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही है, इस तरह इसकी कोई जरूरत नहीं है कि इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। तो भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में क्या विभेद है? हम ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को कुछ आधारभूत संरचना वही है लेकिन बिल्कुल कॉपी नहीं है। हम अपने तरह से डिजाइन किया गया ताकि यहाँ पे हम अच्छे से अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर सकें भारत में। तो भारत एवं ब्रिटिश मॉडल में क्या विभेद है? भारत सरकार में संसदीय व्यवस्था विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, यद्यपि यह कभी ब्रिटिश व्यवस्था की कॉपी नहीं है, ये अपनी तरह से बहुत बेहतर तरह से डिजाइन की हुई है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि जो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था है वहाँ पे राजशाही है, अपने इंडिया के अंदर गणतंत्र है।
वहाँ का जो राष्ट्रपति है, वहाँ पे जो रानी होती है वो, और यहाँ पे राष्ट्रपति होता है अपना। राज्य का मुखिया जो है वो हमारा राजा या रानी है, जबकि हमारे राज्य का मुखिया है, हमारे देश का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार है। नंबर जो तीसरा पॉइंट है वो है पीएम। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है, सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। संसद सदस्य वही मंत्री नियुक्त किया जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पहले मंत्री चुन लो, फिर बाद में सदस्यता ले लो 6 महीने के अंदर। पाँचवा जो पॉइंट है, भारत और ब्रिटिश मॉडल में जो अंतर है, वो पाँचवा जो अंतर है वो है ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे मंत्रियों के साइन होना जरूरी है किसी भी कानून पर, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का साइन होना जरूरी है, मंत्री का साइन होना जरूरी नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालय कार्यों प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता। ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट, शैडो कैबिनेट एक अनोखी संस्था है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है ताकि सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना सके। ब्रिटिश मतलब छठा जो पॉइंट है इसमें यह कह रहा है कि अमेरिका में जो है ऐसे सत्तारूढ़ दल है जो अपना शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री जो भी बनाएगा, तो विपक्षी जो पार्टी है वो भी अपना शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, गृह मंत्री ये सब बनाएंगे। तो उनकी छाया में वो दोनों मिलके बिल को और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, सलाह मशवरा करके। तो इससे क्या विपक्ष पार्टी के नेता को भी अनुभव होता है उस कार्य संबंधित विभाग से संबंधित। तो कल को अगर किसी कारण से सरकार गिर जाती है तो अनुभवहीन लोग कार्य नहीं करेंगे, एवं प्रॉपर जिनको प्रॉपर अनुभव है वही लोग सत्ता में आएंगे, विपक्षी सत्ता में आता है। तो जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पार्टी सरकार बदल जाती है तो एकदम अनुभवहीन लोग आ जाते हैं वहाँ पे। आधे तो अनुभव वाले होते हैं, आधे अनुभव, तो प्रशासन संभालता है फिर सारे काम। तो ये है छाया कैबिनेट, बस ये है। तो इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है पार्लियामेंट, संसद के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो संसदीय व्यवस्था के बारे में हम अच्छा खासा जान चुके हैं। आप इसको किताब से रीडिंग लगाना और इसको 1 या 2 बार देख लोगे, आराम क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर। आप आंसर दे पाओगे आराम से किसी भी क्वेश्चन का। और आपको थोड़ा बहुत खुद का सोच विचार, जिससे आप और अच्छी तरह अपने तरह से डिज़ाइन लग पाओ यूपीएससी GS2 मेंस के अंदर। शासन व्यवस्था जो चैप्टर है, जो यूनिट शासन व्यवस्था, पॉलिटी एंड हायर, तो उसमें आप अपनी सोच भी लिखोगे ना आंसर में, तभी तो एक यूनिकनेस आएगी आंसर में, तो अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। तो ये है भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर संसदीय व्यवस्था चैप्टर, पॉलिटी एंड हायर का संसदीय व्यवस्था चैप्टर हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे संसद। ओके, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।